हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। तो क्लास 6 कंप्लीट हो गया है और क्लास 7 की बुक के 9 चैप्टर पढ़ गए हैं। आज 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। अच्छा लेसन है। इसमें विद्युत धारा के बारे में जानेंगे, इसके प्रभावों के बारे में जानेंगे और भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, तो आप लोग रात को वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आपने कक्षा 6 के अध्याय 9 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। ये कक्षा 6 वाली बुक में बताया गया था। तो मैं क्रियाकलाप वही पढ़ती हूँ जिनमें इम्पोर्टेंट कुछ बताया जाता है। बाकी मैं क्रियाकलाप से आप लोगों को नहीं पढ़ाती हूँ। तो ये उसी के बारे में लिखा है। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए खेल के लिए एक विद्युत परपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना चाहिए। इस चित्र की बात हो रही है। इस चित्र की तो इसमें विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना चाहिए ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, क्या आप यह परपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। तो आसान उपाय है, प्रतीकों द्वारा निरूपित करते हैं। तो यही लिखा हुआ है। आगे लिखा है, विद्युत अवयवों के प्रतीक। तो विद्युत अवयवों के प्रतीक हैं जिन्हें दर्शाया जाता है उन्हीं के द्वारा। लिखा है, कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। नीचे एक सारणी दी गई है और उसमें प्रतीकों को दर्शाया गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आगे पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है, इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? ये मैंने आपको कक्षा 6 वाली बुक में बताया था कि जो विद्युत सेल होती है उसमें ऊपर धन टर्मिनल होता है और नीचे ऋण टर्मिनल होता है। आगे लिखा है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है। अतः हम चित्र में दर्शाए अनुसार 2 या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक सेलें जोड़ दी जाती हैं तो जो सेल का धन टर्मिनल होता है दूसरी सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वह कहलाता है बैटरी। अब यहाँ जो सारणी में प्रतीक दिखाए गए हैं उनको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये आप देख सकते हैं, ये सारणी दिखाई गई है। इसमें विद्युत परपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक दिखाए गए हैं। विद्युत सेल का प्रतीक ये होता है, आप देख सकते हैं। विद्युत बल्ब का इस तरीके से दिखाया जाता है। स्विच ऑन की स्थिति में इस तरीके का प्रतीक बनाया जाता है, देख लीजिए आप, जुड़ा हुआ है स्विच। और स्विच ऑफ की स्थिति में इस तरीके से, ये देख लीजिए, एक तार जो है अलग दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि विद्युत जो परपथ है वह पूरा नहीं है, यानी स्विच ऑफ है। ये बैटरी का प्रतीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। और संयोजी तार को इस तरीके से दिखाया जाता है। आगे लिखा है टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरीके से कभी कभी रखा जाता है, कभी कभी इस तरीके से। आगे लिखा है तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति के लिए बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इनमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है। अब कभी कभी आपने देखा होगा सेलें इस तरीके से रखी जाती हैं। अब रिमोट में इसी तरीके से रखी जाती हैं, जैसे ये धन है, ये ऋण है, और इसी के पास दूसरी सेल रखी जाती है। तो फिर ये कैसे संयोजित होती है, यही समझाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें एक धातु की पत्ती या मोटा तार लगा होता है, जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरी सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर प्लस तथा माइनस यानी धन तथा ऋण चिन्ह अंकित होते हैं। तो उसमें दिखाया जाता है कि आपको सेलों को किस प्रकार रखना है, और इस प्रकार से ये संयोजित किए जाते हैं। तार के द्वारा सेल का धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से एक सेल होल्डर बनाना सिखाया जा रहा है, और मार्केट में आप इस तरीके का सेल होल्डर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहेली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी हैं, तब इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर लगाने में इनकी सहायता करेंगे। तो जो ट्रैक्टर, इन्वर्टर और ट्रक में बैटरियां इस्तेमाल की जाती हैं, ये इनमें क्या होता है, कई सेल का इनमें संयोजन होता है, और ये प्लेटों के कई सेट होते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं, प्लेटों का जो हर सेट है सेल की तरीके से काम करता है, तो इसीलिए इन्हें बैटरी कहा जाता है। ये आप प्लेटें देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो सेट दिख रहे हैं ये सेलों की तरीके से व्यवहार करते हैं, इसीलिए इन्हें भी बैटरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप लिखा हुआ है, और क्रियाकलाप क्या है, विद्युत परपथ बनाना बताया जा रहा है। तो चलिए इसको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसमें स्थिति बताई जा रही है, किस स्थिति में बल्ब जलेगा, किस में नहीं जलेगा। तो लिखा है चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। इस तरीके से ये परपथ है, आप देख सकते हैं। और जब ये स्विच ऑन होता है ये तभी जलेगा, यदि ये स्विच ऑफ कर दिया जाए तो ये बल्ब बुझ जाएगा। आगे देखते हैं। इस परपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत
अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस परपथ का आरेख खींचिए। तो अभी जो मैंने आपको विद्युत अवयवों के प्रतीक दिखाए थे, तो उन्हीं प्रतीकों को इस चित्र में दर्शाया गया है। जो परपथ मैंने आपको ऊपर दिखाया उसे इस अनुसार बनाया जा सकता है, यानी प्रतीकों के अनुसार इसे इस तरीके से दिखाया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये स्विच ऑन है, ये आप देख सकते हैं बल्ब, तो ये विद्युत सेल का प्रतीक है, और इसमें आप देख सकते हैं विद्युत बल्ब जो है तो इसमें ये विद्युत सेल का प्रतीक दिखाया गया है, और बल्ब जो है प्रदीप्त है यानी जल रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परपथों को परपथ आरेखों में निरूपित करते हैं। चित्र द्वारा एक अन्य विद्युत परपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र में दर्शाई गई परपथ जैसा ही है, यानी जो परपथ मैंने आपको पहले दिखाया था, क्या ये वैसा ही है? तो ये वैसा नहीं है। उसमें जो बल्ब था वह प्रदीप्त था क्योंकि स्विच ऑन था, इसमें स्विच ऑफ है। आप देख सकते हैं ये स्विच ऑफ का प्रतीक है, और ये जो विद्युत बल्ब है ये प्रदीप्त भी नहीं है, तो यही इसमें अंतर है। आगे बढ़ते हैं। चित्र में दिखाई गई विद्युत परपथ में बल्ब दीप्त होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो स्विच है वह ऑफ है। याद कीजिए बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जो बल्ब में आप अंदर एक तार देखते हैं वह कहलाता है तंतु या फिलामेंट। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। तो यदि तंतु टूटा हुआ है फिलामेंट तो बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। लिखा है ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परपथ पूरा होता है। परपथ को तब बंद परपथ कहा जाता है तथा सारे परपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परपथ कहा जाता है। क्योंकि स्विच ऑन है तो परपथ कैसा होता है? अधूरा, और इसे कहा जाता है खुला परपथ। इस स्थिति में परपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और इसीलिए बल्ब नहीं जलता है। अब आप लोग समझ गए होंगे। आगे लिखा है विद्युत मेंस से संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुए, ये चेतावनी दी गई है। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें, आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाई गई सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परपथ पूरा होगा? तो जब बल्ब का तंतु टूट जाएगा, विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित नहीं होगी, तो बल्ब कैसे जलेगा? तो परपथ पूरा नहीं होगा। अब लिखा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ने के लिए यहाँ पर क्रियाकलाप लिखे हुए हैं और इसमें ये लिखा है कि एक बल्ब को सेल से जोड़िए और ऑफ की स्थिति में, यानी जब बल्ब ना जल रहा हो तब उसे छूइए, और जब बल्ब जल रहा हो उसके बाद स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर बल्ब को छू कर देखिए, तो आप क्या अंतर महसूस करेंगे। तो जब बल्ब जल चुकता है तो वह गर्म हो जाता है और स्विच ऑफ की स्थिति में वह ठंडा होता है। तो यही तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। एक और क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है, तो हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पता करना है कि ये क्या होता है। तो लिखा है जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए।
तो सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा हीटर। आप सभी लोगों ने देखा होगा हीटर, जो उसमें तार लगा होता है वो बिल्कुल रेड हो जाता है। तो आगे लिखा भी है, आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। इस प्रकार से सर्दियों में इनका प्रयोग किया जाता है हाथ सेकने के लिए। अब शायद ही ये उपयोग में आते हो, पहले इनका प्रयोग बहुत किया जाता था। आगे लिखा है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ यानी कि तार जिस धातु से बना है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत परपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना प्रारंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो जाता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा हुआ है, हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, वो जो विद्युत इस्त्री का अवयव नहीं देख पाया, पहेली ने उसे बताया कि निमंजन तापक यानी इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा है? तो ये सभी जो है इनके ऊपर एक आवरण होता है, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर इनमें इसी प्रकार के तारों का प्रयोग किया जाता है। तो जिन विद्युत बल्बों की अभी बात हो रही थी, जिनमें फिलामेंट लगा होता है, अब उनका प्रयोग शायद ही किया जाता हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अब नए तरीके के बल्ब और ये लाइट आ गए हैं, तो इनका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनका जो एक भाग होता है, विद्युत का जो एक भाग होता है, वह ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय हो जाता है। क्योंकि जो बल्ब जलता है तो वह गर्म हो जाता है, तो विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय हो जाता है, तो इसीलिए अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो लिखा है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय हो जाता है। यह वांछनीय नहीं है, क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रदीप्त नलकाएं यानी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा सन्हत प्रदीप्त लैंप, जिन्हें CFL कहते हैं, इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत हैं। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, प्रतिदीप्त नलकाओं तथा सन्हत प्रदीप्त लैंपों की तुलना में LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं, यानी इनसे विद्युत की कम खपत होती है, आपका बिजली का बिल भी कम आता है। तो इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही दक्ष हैं और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। और जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं, जो ताप दीप्त बल्ब होते हैं, वे क्या करते हैं, अधिक विद्युत का प्रयोग करते हैं, तो उनसे बिल भी ज़्यादा आता है। तो इसीलिए लोग इन्हें प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इनमें जो है लाइट की कम खपत होती है। आगे लिखा है, ऐसे विद्युत साधित्र तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। अब यहाँ पर एक नोट क्या लिखा हुआ है,
प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL में पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। तो इनमें पारे का वाष्प होता है, तो इनका जो निपटान किया जाता है वह सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। अब यहाँ चित्र में आप फ्यूज देख सकते हैं, यानी विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज। तो इनमें एक ऐसा तार लगा होता है जो अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल जाता है। तो ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिससे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा जिससे परपथ टूट जाएगा, अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लाइट जो है, तो कभी कभी क्या होता है जो घरों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, कभी कभी उसका मान जो है तय सीमा से अधिक हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या हो सकता है, आग लग सकती है तारों में। तो ये विद्युत फ्यूज लगाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें विशेष पदार्थों के बने तार होते हैं। जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, परपथ जो है टूट जाता है, यानी कि जैसे ही ये फ्यूज जो है, इनमें जो तार लगे होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है अधिक, तो ये शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। तो परपथ भी टूट जाता है, तो आपके घरों में आग लगने से बचाया जा सकता है। तो ये इसीलिए लगाए जाते हैं। तो अब इनका प्रयोग नहीं होता, पहले इनका प्रयोग होता था। अब इसकी जगह पर दूसरी तरीके की युक्ति आ गई है, तो उसका प्रयोग होता है। लिखा है, यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए हैं जो मैंने आपको दिखाई है, ये विद्युत फ्यूज हैं। अब इनकी जगह किसने ले ली है ये बताया गया है। लिखा है, हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? तो क्या होता है कि जब कभी भी घरों में तय सीमा से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, घरों में तारों में आग लग सकती है। तो ये आग ना लगे, कोई क्षति ना पहुंचे, इसके लिए ये विद्युत परपथ लगाए जाते थे। अब इनका प्रयोग नहीं होता है, ये पहले लगाए जाते थे, लेकिन हमें इनके बारे में जानना है क्योंकि इनमें कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों का प्रयोग किया जाता है। जब इनमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं, तो परपथ भी टूट जाता है और जो आग लगने से जो क्षति होती है उससे बचा जा सकता है। अब इनकी जगह पे इनका प्रयोग होने लगा है, आप ये चित्र में देख सकते हैं और आपके घरों में भी लगे होंगे ये। लिखा है, आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परपथ विच्छेदकों यानी MCB का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परपथ पुनः पूरा हो जाता है। तो ये आप अपने घरों में देख सकते हैं। और जो विद्युत फ्यूज मैंने आपको दिखाए थे, इनका प्रयोग पहले किया जाता था। अब जो MCB आप खरीदने जाएं तो आप उस पर ISI का चिन्ह अवश्य देखें। यहाँ पर लिखा है, सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब लिखा हुआ है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
यानी कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार जो है चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप लिखा है, और क्रियाकलाप इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है इसकी जो प्रमुख परिभाषा है वो आपको बताएंगे। लिखा है, उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए, ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए, देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में लाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? इस प्रकार से आपको करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये तार जो लपेटा गया है ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। जब ये जो स्विच अभी ऑफ है इसको जब ऑन किया जाएगा, यानी कि ये पूरा हो जाएगा परपथ, तब यह जो तार है ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। आगे लिखा है, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब भी सुई विक्षेपित हो जाती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो बिल्कुल व्यवहार करता है। चुंबकीय सुई जो है वह विक्षेपित हो जाती है, और वह कब विक्षेपित होती है? जब उसके पास कोई चुंबक लाते हैं, और जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उसी प्रकार से व्यवहार करती है। यानी कि इसका मतलब है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। आगे लिखा है, इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन और स्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ये हैं हैंस क्रिश्चियन और स्टेड। आपको दिखाते हैं, इनकी फोटो यहाँ पर छपी हुई है। ये सबसे पहले इन्होंने ही देखा कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? करके नहीं देखना है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और सबसे पहले ये किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन और स्टेड नामक वैज्ञानिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विद्युत चुंबक। तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ था कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है चुंबकों के निर्माण में। तो अब विद्युत चुंबक के बारे में बताया जा रहा है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अब विद्युत चुंबक कैसे बनाई जाती है इसके बारे में लिखा है, तो ये आपको जानना आवश्यक है। लिखा है, लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमिल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। इस तरीके से आपको करना है जिस तरीके से चित्र में दिखाया गया है। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए।
क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हैं। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, जो पिन है वह इसके सिरे से चिपक जाएंगे, क्योंकि यह जो कील है वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। और जब आप स्विच ऑफ कर देंगे तो वो हट जाएंगे, क्योंकि जो चुंबक का विद्युत धारा का प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा, तो वह चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करेगी। आगे क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यता नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 10 में दिखाई क्रेन के चित्र की याद है? मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तो उसमें क्या दिखाया जा रहा था कि क्रेन जो है कबाड़ के सामानों से लोहे के सामानों को चुन रहा है। तो उसमें एक बड़ा सा चुंबक लगा हुआ है, तो चुंबक से लोहे के जो सामान है वह उसमें चिपक जा रहे हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से विद्युत चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो विद्युत चुंबक का उपयोग कई जगह किया जाता है। जब कभी भी क्या होता है कि आंख में धोखे से हो सकता है, आपकी आंख में कभी या किसी बच्चे की आंख में कोई लोहे का छोटा सा टुकड़ा चला जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करके उस टुकड़े को बाहर निकालते हैं। और बहुत से खिलौने भी होते हैं जिनमें इस प्रकार के विद्युत चुंबक लगे होते हैं। तो विद्युत चुंबक के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। अब लिखा है विद्युत घंटी। ये क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, फिर आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखा है, हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। तो ये कैसे कार्य करती है इसके बारे में बताया जा रहा है। चित्र में एक विद्युत घंटी का विद्युत परपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी है। अभी आपको चित्र दिखाएंगे। आगे लिखा है, विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाता है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये सेलें लगी हुई हैं, यानी 2 सेलें लगी हैं। बैटरी का रूप ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये, और ये जो हथौड़ा है ये इससे टकराता है। ये तांबे के तार इस पर लिपटे हुए हैं। तो ये जब इससे टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। लिखा है, परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? तो जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा तो वह विद्युत धारा का जब प्रवाह समाप्त हो जाएगा तो वह विद्युत चुंबक नहीं बनी रहेगी। ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है, यानी कि घंटी बजती है तो ये जो कार्य होता है ये बहुत शीघ्र होता है, तभी घंटी में टन 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 की आवाज आती है। हर बार परपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो ये विद्युत घंटी इसी पर आधारित है। परपथ पूरा हो जाता है, हथौड़ा जो है इससे टकराता है, आवाज आती है, और फिर जब परपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है तो जो हथौड़ा है वह आकर्षित नहीं होता है, तो घंटी नहीं बजती है। तो इस प्रकार से ये क्रिया इसमें चलती रहती है और घंटी जो है सुनाई देती है।
तो ये विद्युत घंटी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताए, विद्युत धारा के बारे में बताया, इसके प्रवाह के बारे में बताया, परपथ के बारे में बताया, विद्युत अवयवों के प्रतीकों के बारे में बताया, विद्युत चुंबक के बारे में बताया, फ्यूज के बारे में बताया, एमसीबी के बारे में बताया, विद्युत चुंबक के बारे में बताया और विद्युत घंटी के बारे में बताया। तो यदि इनसे प्रश्न बने तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में पढ़ा ही दिया है। इसके अलावा प्रैक्टिस वाली वीडियो भी देखते रहिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। जल्द ही मैं पेडागोजी की प्रैक्टिस करवाने लगूंगी, क्योंकि 15 वीडियो प्रैक्टिस की आ चुकी हैं। अब पेडागोजी की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी, क्योंकि पेडागोजी को भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा ईवीएस को आप पढ़ सकते हैं, मैं हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूँ। मैं इसे तो सीधा एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, लेकिन ईवीएस के मैंने नोट्स बनाए हैं और उन्हीं नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।